सबलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। हम आज देख रहे हैं भारतीय शिक्षा का इतिहास यानी हिस्ट्री ऑफ इंडियन एजुकेशन। तो इसमें आज हमारा जो टॉपिक है वो है वुड का घोषणा पत्र यानी कि वुड्स डिस्पैच। देखिए, आज हम वुड के घोषणा पत्र की बात करेंगे और वुड का घोषणा पत्र आपका जो भी भारतीय शिक्षा से टॉपिक से अगर कोई रिलेटेड टॉपिक आता है तो उसमें सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है वुड का घोषणा पत्र। तो इसको जानना बहुत ज़रूरी है। इससे पहले मैं आपको जो एडम का घोषणा पत्र था उसमें मैंने एक क्वेश्चन लास्ट में पूछा था आपसे कि ये जो 4 ऑप्शन है इसको टाइम के हिसाब से आपको रखना है कि सबसे पहले कौन सी चीज़ ओपन हुई या कॉलेज दिया हुआ है तो कब बना या कौन सी रिपोर्ट पहले आई। तो मैं सीधे पहले आपको आंसर दिखा दूं। ए आंसर सही है, मोस्टली लोगों ने सही दिया था। 1342 जो है वो रहेगा ऑप्शन। तो हिंदू कॉलेज की बात करें तो इसका जो ईयर है वो है 1817। कलकत्ता विश्वविद्यालय की अगर हम बात करें तो इसका है 1857 और एडम की रिपोर्ट की बात करें तो 1835 और वुड के डिस्पैच की बात करें तो 1854। तो इस हिसाब से बनता है जो टाइम वाला ड्यूरेशन वो बनता है 1342। ठीक है, तो हिंदू कॉलेज के बाद एडम की रिपोर्ट, फिर वुड का डिस्पैच और आखिरी में कलकत्ता विश्वविद्यालय। कुछ लोगों को लग रहा होगा हिंदू कॉलेज तो दिल्ली में है, तो ऐसा है कि दिल्ली वाला भी है लेकिन आगे कलकत्ता लिखा हुआ है, तो मतलब यहाँ हिंदू कॉलेज कलकत्ता की बात हो रही है। तो उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको समझ में आया। इस तरीके से इससे संबंधित जो है क्वेश्चन आ जाते हैं कंपटीशन वगैरह में। चलिए शुरुआत करते हैं वुड के डिस्पैच की। शिक्षा के प्रसार का दूसरा चरण लॉर्ड डलहौजी के समय शुरू हुआ। मतलब जब ये बना, जो भी हम आज घोषणा पत्र की बात कर रहे हैं वुड के, तो वो लॉर्ड डलहौजी के टाइम पे बना था। लॉर्ड डलहौजी 1849 से लेकर, माफ कीजिएगा 48 के आसपास से लेकर 1856 तक रहे थे लॉर्ड। ठीक है, और जो वुड का डिस्पैच का टाइम है वो तो 1854 है। तो जाहिर सी बात है ये प्रश्न आ सकता है कि जब वुड डिस्पैच बना था तब यहाँ का गवर्नर जनरल कौन था? तब आप बताएंगे लॉर्ड डलहौजी। 1853 के चार्टर एक्ट में भारत में शिक्षा के विकास की जांच के लिए एक समिति के गठन का प्रावधान किया गया। मैंने आपको सबसे पहले जो मैकाले वाला वीडियो था उसमें बताया था कि जो चार्टर एक्ट होता है वो क्या होता है कि हर 20 साल बाद एक एक्ट बनाया जाता है। जैसे आपने पढ़ा था कि 1813 का जो घोषणा पत्र था, इससे कौन सा विवाद उत्पन्न हुआ था? प्राच्य और पाश्चात्य विवाद, जिसमें मैकाले जो है भारत बुलाकर और फिर उन्होंने जो भी 1 लाख रुपए का मुद्दा उठा कि कहाँ खर्च होना चाहिए वगैरह वगैरह, तो वो आप उस वीडियो में देख लीजिएगा। तो ये 1813 में हुआ था। उसके बाद जब 1833 की बात आई तब मैकाले भारत आए थे और ये जो पॉइंट आता है ये आता है 1853। तो जब जब आप देखेंगे कभी भी जो भी शिक्षा का विकास हुआ या शिक्षा के संबंधित बात हुई तो ये इसी चार्टर एक्ट से रिलेटेड होता है। 1853 में चार्टर एक्ट आया और तुरंत चार्ल्स वुड की अध्यक्षता में 1854 में शिक्षा से संबंधित योजना तैयार करने का समय बन गया। तो कभी भी ये जो टाइमिंग है ये मोस्टली आस ही पास होती है चार्टर एक्ट के। तो चार्टर एक्ट याद कर लीजिएगा 1813 और इसी के 20 साल बाद आ जाता है 33, उसी के 20 साल बाद याद आ जाता है 53। तो इस तरीके से 20-20 साल पर आपको गैप पर चीज़ें मिलती रहेंगी। तो थोड़ा सा आपको ये एक जो मन में भ्रम पैदा हो जाता है कि हम कब कौन सी डेट थी, तो थोड़ा सा इसको याद करने में आसानी रहेगी कि भाई ये कौन कौन से चार्टर एक्ट से रिलेटेड हैं। इसीलिए जो वुड का घोषणा पत्र है ये 1853 के चार्टर एक्ट के बाद बना है और इसी से संबंधित है। चलिए आगे देखते हैं। चार्ल्स वुड की अध्यक्षता में गठित समिति ने 1854 में भारत में भावी शिक्षा के लिए वृहत योजना तैयार की, जिसमें अखिल भारतीय स्तर पर शिक्षा की नियामक पद्धति का गठन किया गया। देखिए, जो वुड का घोषणा पत्र है बहुत महत्वपूर्ण है और लॉर्ड डलहौजी के समय बना था, जो एक काफ़ी जिन्होंने काम करवाया भारत में। आप कभी भी देखिए जो भारत में बहुत महत्वपूर्ण बड़े बड़े काम हुए हैं वो लॉर्ड डलहौजी के टाइम पर हुए हैं। तो आइए देखते हैं और क्या क्या उन्होंने काम किया। तो वुड घोषणा पत्र बोर्ड ऑफ कंट्रोल के प्रधान चार्ल्स वुड के द्वारा 19 जुलाई 1854 को जारी किया गया था। ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है
कई बार एग्जाम में पूछी जा चुकी है। इस घोषणा पत्र में भारतीय शिक्षा पर एक व्यापक योजना प्रस्तुत की गई जिसको वुड डिस्पैच भी कहा जाता है। 100 अनुच्छेद, मतलब अगर अनुच्छेदों की संख्या पूछी जाए वुड डिस्पैच में तो कितने हैं? 100। तो आपको ये नंबर भी भूलने वाला नहीं है, अच्छे से याद रहेगा। 100 अनुच्छेदों वाले इस प्रस्ताव में शिक्षा के उद्देश्य, माध्यम, सुधारों आदि पर विचार किया गया था। ठीक है, तो ये चीजें कुछ महत्वपूर्ण हैं। बाकी तो थोड़ी बहुत चीजें ऐसी होती हैं जो पहले भी हो रही थी और बाद में भी हो रही थी, लेकिन वाकई में चेंजिंग कहाँ पर होती है उस चीज को समझना ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। क्या उद्देश्य थे? वुड के घोषणा पत्र को भारत में अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। मैग्ना कार्टा को हिंदी में महाधिकार पत्र भी कहा जाता है। ठीक है, महाधिकार पत्र। तो मैंने तो बिल्कुल एग्जैक्ट आपको बात बताई कि अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है, कि एक टर्निंग पॉइंट था कि यहाँ से शिक्षा की जो एक सीढ़ी थी, जो जबरदस्ती लग रहा था कि हाँ ये चीज तो हम पर थोपी जा रही है, तो अब ऐसा माहौल पैदा कर दिया गया था, ये थोपा नहीं जा रहा है, ये तो हमारी जरूरत बन गई। मतलब वुड के घोषणा पत्र के बाद शिक्षा में ऐसी व्यवस्था कर दी गई कि अंग्रेजी शिक्षा की जरूरत महसूस होने लगी कि नहीं, ये अंग्रेजी शिक्षा को तो भाई सीखना है, ये तो हमारी जिंदगी में एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट बन चुका था। लेकिन कभी भी आपके पास प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है कि भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है, तब भी आप वुड के घोषणा पत्र को ही लिखेंगे, क्योंकि वहां से आज की जो नींव पड़ी है ना, जो आज आप पढ़ाई कर रहे हैं, जो तरीका है, बाय द वे वो बात अलग है, काफ़ी चेंजिंग आई बीच बीच में, लेकिन वहाँ से एक बहुत बड़ी चेंजिंग आ गई। और आज भी आप देखते हैं कि इंग्लिश को कितना ज़्यादा महत्व मिल रहा है भारत में। कई ऐसे देश हैं जो इंग्लिश को बाद में महत्व देते हैं, अपनी जो उनकी लैंग्वेज होती है, चाहे रसिया हो चाहे चाइना, वो अपनी लैंग्वेज को पहले रखते हैं, लेकिन भारत में आज भी इंग्लिश पहले है, बाकी लैंग्वेज बाद में है। खैर, अब जो चीज़ थी उसको आगे देखते हैं। उच्च शिक्षा को अंग्रेजी भाषा के माध्यम से दिए जाने पर बल दिया गया, लेकिन साथ में देशी भाषाओं के विकास पर भी महत्व दिया गया। तो ऐसा नहीं है कि भाई जो अंग्रेजी है वही सब कुछ है, आप अपनी भाषा भी पढ़ सकते हैं अच्छे से, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ख़त्म कर दीजिए, लेकिन किस तरीके से पढ़ना है उसका एक पूरा एक पाठचर्या बनाई गई। ग्राम स्तर पर यानी कि गांव के स्तर पर देसी भाषा के माध्यम से अध्ययन करने के लिए प्राथमिक पाठशालाएं स्थापित हुई। इनके साथ जिलों में कॉलेज भी खोले गए। प्रमुख सिफारिशें, कौन कौन से रिकमेंडेशन किए गए थे वो बहुत महत्वपूर्ण है, तो आइए चर्चा करते हैं। सरकार पाश्चात्य शिक्षा, कला, दर्शन, विज्ञान और साहित्य का प्रसार करे। उच्च शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी हो। ये चीज ध्यान रखिएगा कि वुड के डिस्पैच ने उच्च शिक्षा का माध्यम केवल अंग्रेजी में ही रखा था, लेकिन देसी भाषाओं को भी प्रोत्साहित किया जाए। सिर्फ प्रोत्साहन की बात करी जा रही है तो देसी भाषाएं हैं, लेकिन अगर आपको उच्च शिक्षा लेनी है तो आपको अंग्रेजी में ही पढ़नी पड़ेगी। देसी भाषाई प्राथमिक पाठशालाएं स्थापित की जाएं और उनके ऊपर जिला स्तर पर, मतलब जो भी जिला स्तर पे है, उसमें एंग्लो वर्नाकुलर हाई स्कूल और संबंधित कॉलेज खोले जाए। देखिए, एंग्लो वर्नाकुलर हाई स्कूल का मतलब ये है कि उस तरीके के स्कूल जहां इंग्लिश भी हो और जो भी क्षेत्रीय भाषाओं में पढ़ाई हो रही हो वो भी हो। क्यों? क्योंकि देखिए, जब प्राइमरी में कहा जा रहा है कि सिर्फ वही की भाषा जो लोकल लैंग्वेज, फिर थोड़ा सा एक स्टेप ऊपर उठे तो कहा इंग्लिश थोड़ी सी मिक्स कर दो, और उसके ऊपर उठना है तो सिर्फ इंग्लिश रखो। ये तरीका अपनाया गया जिसको लोगों ने पसंद किया कि अगर आपको इंग्लिश ज़्यादा अच्छे लेवल पे पढ़नी है तो आपको सिर्फ इंग्लिश में ही पूरा साहित्य या जो भी आप डिग्री लेवल पे करना चाहते हैं, इंग्लिश में ही आपको पढ़ना पड़ेगा। शायद तभी उस समय के लोग, जहाँ तक मैं जानता हूँ, शायद इसीलिए लोगों के पास उच्च शिक्षा उस समय कम दिखाई देती थी। उसके बाद बात करते हैं अध्यापकों के प्रशिक्षण के लिए अध्यापक प्रशिक्षण संस्थाओं की स्थापना की जाएगी। महिला शिक्षा को प्रोत्साहन दिया जाए। तो अगर बात कभी आती है कि अध्यापक प्रशिक्षण यानी कि जैसे बीएड है या वीटीसी है आप लोग करते हैं, तो इस तरीके की ट्रेनिंग की एक संस्थाएं बनाई जाए, इसका कॉन्सेप्ट कहाँ से आया? वुड के डिस्पैच से आया। तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। और महिला शिक्षा को भी प्रोत्साहन दिया जाए, तो ये भी एक अच्छी बात है कि स्त्री शिक्षा को भी इन्होंने अपने कॉन्सेप्ट में रखा है।
कंपनी ने 5 प्रांत बंगाल, मद्रास, मुंबई, उत्तरी पश्चिमी सीमा प्रांत और पंजाब में एक एक शिक्षा विभाग के निर्माण की योजना बनाई जो लोक शिक्षा निदेशक के अधीन कार्य करेगा। तो शिक्षा विभाग के निर्माण का भी कॉन्सेप्ट कहाँ से आया? वुड के डिस्पैच से आया। लंदन विश्वविद्यालय के आधार पर कलकत्ता, बंबई और मद्रास में 3 विश्वविद्यालय के आधार पर कलकत्ता, बंबई, मद्रास में 3 विश्वविद्यालय स्थापित करने की योजना, जिनका मुख्य कार्य परीक्षाएं संचालित करना होगा। तो कहने का आशय यहाँ पर यह है कि जो कॉलेज कलकत्ता, बंबई और मद्रास में बनेंगे, इनका जो आधार होगा वो लंदन जो विश्वविद्यालय है उसके बेस पर होगा और उनकी जो परीक्षाएं होंगी वो भारत में होंगी। पहले क्या होता था, उच्च शिक्षा तो मिलती थी लेकिन परीक्षा लंदन में होती थी, चाहे वो कोई हो, चाहे आईएएस के लेवल की जो भी एग्जाम होते थे उस समय वो लंदन में परीक्षा देने जानी पड़ती थी। इसीलिए नॉर्मल आदमी जो आज आप देखते हैं कि कोई गरीब भी आईएएस बन जाता है तो वो कैसे बन जाता है भाई? आज भी अगर लंदन में परीक्षा हो रही होती तो ये संभव था? नहीं था। तो ये चीज़ थी। तो बाद में ये हुआ कि भाई यहाँ परीक्षाएं होंगी। उच्च शिक्षा भी कई लेवल की ऐसी थी जो वहीं जाकर पेपर देना होता था, लेकिन फिर कलकत्ता, बंबई और मद्रास में ऐसे विश्वविद्यालय बनाए गए जिनकी परीक्षा यहीं होगी और यहीं के कुछ मॉडल जो है वो लंदन का कॉलेज माना जाएगा। प्रस्ताव के अनुसार लंदन विश्वविद्यालय के आदेश पर कलकत्ता, बंबई, मद्रास में एक एक विश्वविद्यालय की स्थापना की गई और जिसमें एक कुलपति, उपकुलपति, सीनेट और विधि सदस्यों की भी व्यवस्था की गई। जो मैंने आपको बताया बंबई, मद्रास और कलकत्ता में विश्वविद्यालय बनाए गए, उसमें अलग अलग उनके कुलपति और उपकुलपति भी बनाए गए। ऐसा नहीं कि लंदन में कॉलेज था तो उन्हीं के कुलपति को कुलपति बना दिया गया, नहीं, कुलपति उपकुलपति जो भी थे वो सेपरेट हर कॉलेज के बनाए गए। इन विश्वविद्यालयों को परीक्षा लेने एवं उपाधियां प्रदान करने का भी अधिकार होता था। तो ये भी अच्छी बात है। अब विश्वविद्यालय बनाए गए हैं तो जाहिर सी बात है उनको उपाधियां देने का जो है पावर होना चाहिए, तो इनके पास भी वो पावर था। तकनीकी और व्यावसायिक विद्यालयों की स्थापना के क्षेत्र में इस घोषणा पत्र में भी प्रयास किया गया। मतलब बीटेक और एमबीए जो आपने वर्ड सुना होगा ना, तो तकनीकी मतलब टेक्नोलॉजी से संबंधित और व्यावसायिक मतलब एमबीए से संबंधित। तो इस तरीके के कॉलेजों के विद्यालयों की स्थापना होगी आगे, इस बात की भी वहां पर पुष्टि की गई। बात करते हैं अंग्रेजी शिक्षा का माध्यम क्या है, अंग्रेजी और क्षेत्रीय भाषाएं। घोषणा पत्र में अंग्रेजी एवं क्षेत्रीय भाषाओं को शिक्षा प्रदान हेतु माध्यम के रूप में स्वीकारा गया। घोषणा पत्र में व्यक्त किया गया कि यूरोपीय ज्ञान के प्रसार के लिए अंग्रेजी भाषा और अन्य परिस्थितियों में भारतीय भाषाओं को शिक्षा के रूप में साथ साथ देखना जरूरी है और ऐसी ही आशा व्यक्त की जाती है। कहने का आशय यह है कि अंग्रेजी भाषा बहुत ज़रूरी हो गई है, क्योंकि अगर कोई अंग्रेज लोग चाहते हैं कि हमारे देश में वो लोग काम करें और हमारी बात माने, तो ये जो सूचना का संवर्धन होगा, मतलब ट्रांसफ़र होगा, वो कैसे होगा भाई? अब अंग्रेज अपनी हिंदी तो सीखने आएंगे नहीं। तो इस प्रकार से जो अंग्रेजी शिक्षा है उसका प्रसार महत्वपूर्ण माना गया, लेकिन देशी भाषाओं को भी उन्होंने उतनी ही जो है प्रतिष्ठा दी कि भाई आप अपनी भाषा भी सीख सकते हैं, अपनी भाषाओं को पढ़ सकते हैं, लेकिन अगर ज़रूरत पड़ेगी कभी भी गवर्नमेंट को तो उन्हीं लोगों को चुना जाएगा जिनकी इंग्लिश अच्छी है। आज भी यही हो रहा है कि ज़्यादातर आप गवर्नमेंट जो जॉब्स होती हैं उसमें आप देखिए कि इंग्लिश को आज भी प्रेफरेंस मिलती है। इवन यूजीसी नेट में भी, अगर आप यूजीसी नेट का पेपर देने जाते हैं या इवन और भी जो पेपर हैं, शायद सीटेट में भी ऐसा हो, कि वहाँ ये कहा जाता है कि अगर आप इंग्लिश में किसी क्वेश्चन को पढ़ते हैं और हिंदी में क्वेश्चन को पढ़ते हैं तो इंग्लिश वाला सही माना जाएगा, हिंदी वाला जो है हो सकता है उसमें गलती हो। तो कितनी अजीब सी बात है कि हिंदी में गलती होगी तो शायद उस चीज़ को सही नहीं माना जाएगा, इंग्लिश वाली गलती को ही बेस्ट माना जाएगा। भाई आप अगर शिकायत करेंगे तो इंग्लिश वाले क्वेश्चन के हिसाब से करेंगे। तो आज उसी का असर है, चाहे वो वुड का घोषणा पत्र हो, चाहे वो मैकाले का घोषणा पत्र हो, आज असर दिखाई दे रहा है। सहायता अनुदान प्रणाली की बात करते हैं तो ग्रांट या और एड सिस्टम, जो अनुदान प्रणाली है उसके बारे में क्या कहा गया। तो अनुदान प्रणाली पहले थी ही नहीं यहाँ पर, तो अगर उसको लाए हैं तो वुड लाए हैं, और ये अच्छी बात थी कि जो सहायता प्रणाली है वो होनी चाहिए कहीं भी। और हम भारत, उन्होंने जो वुड का घोषणा पत्र है उन्होंने उसमें कहा है कि हम भारत में उसी सहायता अनुदान प्रणाली को लागू रखना चाहते हैं
जो इस देश में सफलतापूर्वक संपादित की गई है। इस प्रकार हमें स्थानीय संसाधनों की सहायता की भी कामना कर सकते हैं। इससे शिक्षा के प्रसार में तीव्र गति लाई जा सकती है, जो कि मात्र सरकारी धन के व्यय से संभव नहीं है। कहने का आशय है, अब यहाँ दो चीज को आप समझिएगा। इन्होंने कहा है कि हमें प्राइवेट जो संस्थाएं हैं उनसे भी हेल्प चाहिए, वो ग्रांट दें और उनके पास भी थोड़ा बहुत पावर रहेगा। गवर्नमेंट का अपना पावर रहेगा और जो प्राइवेट संस्थाएं हैं उनका अपना पावर रहेगा। तो जैसे आप देखते हैं ना, कहीं कहीं एडेड स्कूल होते हैं, एडेड कॉलेजेस होते हैं, तो शायद वही एक कॉन्सेप्ट की बात यहाँ पर की जा रही है कि गवर्नमेंट भी अपना एड देगी, प्राइवेट लोग भी एड देंगे और दोनों का पावर थोड़ा थोड़ा उस शिक्षा संस्था पर रहेगा। सरकारी संस्थाओं में स्वैच्छिक धार्मिक शिक्षा की व्यवस्था। देखिए, समस्त सरकारी संस्थाओं में धर्मनिरपेक्ष शिक्षा के स्वरूप की व्यवस्था की जानी आवश्यक है। अन्य पुस्तकों के साथ धर्म ग्रंथ बाइबल को भी पुस्तकालय में रखवा दिया जाए ताकि छात्र जो भी चाहे स्वतंत्रता पूर्वक उसका अध्ययन कर सकें। स्कूल में अवकाश के उपरांत कोई भी छात्र उस धर्म ग्रंथ के संबंध में अपनी जिज्ञासाएं अपने शिक्षकों से पूछकर शांत कर सकते हैं। तो कहने का आशय है, जो भी धार्मिक शिक्षा थी उसकी स्वतंत्रता थी, लेकिन जबरदस्ती नहीं थी। आप किसी आज भी ये नियम है कि सरकारी संस्था में आप जबरदस्ती किसी धार्मिक कार्य को थोप नहीं सकते। वो एक आपके मन पे है कि हाँ, सब लोग चाहते थे इसलिए हम आराम से उस चीज़ का निर्वहन कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं या उसके बारे में जानना चाह रहे हैं तो पढ़ भी रहे हैं, लेकिन जबरदस्ती नहीं होगी। शिक्षक प्रशिक्षण की बात करें, टीचर्स ट्रेनिंग की, तो वुड के घोषणा पत्र में संतुष्टि की गई थी कि इंग्लैंड के शिक्षक प्रशिक्षण कॉलेजों के अनुरूप भारत के प्रत्येक प्रांत में, यानी कि जो प्रदेश हैं उसमें शिक्षक प्रशिक्षण कॉलेजों की स्थापना की जाए और इस कार्य में अच्छे छात्रों को आकृष्ट करने के लिए, आकृष्ट मतलब ताकि वो बच्चे जो है उस चीज़ में रुचि ले सकें, तो आकृष्ट करने के लिए छात्रवृत्ति, उत्तम वेतन और सुविधाओं की भी व्यवस्था की जानी चाहिए, जिससे कि शिक्षा के व्यवसाय को अन्य सरकारी व्यवसायों के समान सम्मान प्राप्त हो सके। यहाँ पे एक लाइन है, शिक्षा के व्यवसाय को। तो कई लोग शिक्षा के व्यवसाय की जब लाइन सुनते हैं तो उनको ऐसा लगने लगता है कि ये तो शिक्षा को का व्यवसायीकरण कर दिया जा रहा है, मतलब ये गलत चीज़ है। कई बार ये प्रश्न आया है शिक्षा में कि शिक्षा के व्यवसायीकरण से आप क्या समझते हैं, तो लोग इसको एक निगेटिव वे में लेते हैं। देखिए, शिक्षा का व्यवसायीकरण का करने का मतलब ये नहीं होता है कि शिक्षा के दम पर पैसा ऐंठने का काम करना, उसका काम ये नहीं है। शिक्षा का व्यवसायीकरण करने का मतलब है कि शिक्षा के कार्य को लोगों के व्यवसाय में पहुंचाया जाए। मतलब अगर एक टीचर है और वो पढ़ा रहा है तो वो ये ना समझे कि भाई ये तो टीचर है तो फ्री में काम करेगा, और जो कॉलेज में जो संस्थाएं काम कर रही हैं ये तो सिर्फ हमारे सेवा के लिए बनी, नहीं, उसको एक व्यवसाय के रूप में रखा जाएगा। और जब वो व्यवसाय चलेगा तो लोगों की इच्छा भी होगी कि भाई हाँ, हमें टीचर बनना चाहिए। भाई पहले क्या समस्या थी कि लोग टीचर बनना नहीं चाहते थे। मैकाले के पहले या वुड के डिस्पैच के पहले उन्होंने क्या किया कि शिक्षा को भी एक ऐसा व्यवसाय बनाया जाए ताकि जो इस व्यवसाय में आना चाहते हैं वो आएँ और उनको भी सम्मान मिले। भाई प्रोफेसर हैं तो प्रोफेसर का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था इससे पहले, लेकिन ये चीज़ है कि लोग जल्दी जाते नहीं थे शिक्षा के व्यवसाय में, इसलिए व्यवसायीकरण को आप दूसरे रूप में, अच्छे रूप में समझने का प्रयास करें। ठीक है, खैर, तो यहाँ पर और भी जो सम्मान मिलते हैं व्यवसायों में, उसमें शिक्षा का व्यवसाय भी हो, जैसे आज भी है, तो कहीं ना कहीं शिक्षा के व्यवसाय को अच्छा माना जाता है और इसी तरीके से और भी जो व्यवसाय हैं उनके समान इसको रखा जा सके। इस विश्वविद्यालय के अनुरूप कुलपति, उपकुलपति और कार्यकारिणी की सदस्यगण मेंबर ऑफ एग्जीक्यूटिव काउंसिल होंगे। ये सभी सम्मिलित रूप से सीनेट का निर्माण करेंगे, जो कि विश्वविद्यालय के लिए नियम बनाएगी और प्रबंध करेगी। तो यहाँ पर यह भी बताया जा रहा है कि जो भी विश्वविद्यालय के कुलपति, उपकुलपति हैं, ये सब सदस्य होंगे और भी जो टीचर्स होंगे वो सब लोग मिलकर एक सीनेट बनाएंगे और उस विश्वविद्यालय के लिए नियम बनाने का काम करेंगे। जन शिक्षा के प्रसार की बात करें तो वुड के घोषणा पत्र ने स्वीकार किया कि शिक्षा में निस्यंदन सिद्धांत ने जन शिक्षा के प्रसार को बहुत आघात पहुंचाया है। ये इंपॉर्टेंट लाइन है। निस्यंदन सिद्धांत देखिए क्या करता था, जहाँ मैं काले वाले वीडियो में मैंने बताया भी था आपको कि निस्यंदन सिद्धांत ने कहा कि ऊपर के 10% लोगों को आप अंग्रेजी पढ़ा दो, बाकी के नीचे वाले जो 90% लोग हैं उनको
जब वो 10% लोग उनसे मिलेंगे तो आपस में जब जो भी बातचीत होगी तो उनसे वो इंग्लिश के शब्द सीख जाएंगे, इंग्लिश के बारे में सीख जाएंगे और इंग्लिश संस्कृति के बारे में सीख जाएंगे। तो उससे क्या होगा, उनके अंदर भी जागरूकता बढ़ेगी इंग्लिश के लिए। ये था निस्संदन सिद्धांत, जिसको हम फिल्ट्रेशन थ्योरी कहते हैं या छनन सिद्धांत भी कहते हैं। क्या है कि इंग्लिश छन छन के इस 90% पब्लिक के पास आएगी, उन 10% पब्लिक से। हुआ क्या, 10% लोगों ने कहा हमें तो अंग्रेजी आ गई, हमें किसी को पढ़ाने की जरूरत नहीं है, किसी को बताने की जरूरत नहीं है। हम नीचे वाले जो 90% लोग हैं उनसे सुनेंगे बात को और हम पहुंचाएंगे अपने तरीके से अंग्रेजों तक बात। तो जो नीचे का तबका था उनकी बात अंग्रेजों तक पहुंचना कठिन हो गया, या पहुंचती भी थी तो गलत तरीके से पहुंच जाती थी। इसीलिए जो जन शिक्षा थी, जिनकी जरूरत थी अंग्रेजों को कि भाई नीचे वाले क्या सोच रहे हैं, इनका समस्या का समाधान कैसे होगा, इनसे डायरेक्ट बात कैसे होगी, ये जो निस्संदन सिद्धांत था ये फेल हो गया। इसीलिए वुड ने इस सिद्धांत को गलत कहा और कहा कि भाई प्राइमरी तक तो ठीक है, लेकिन उसके बाद जो थोड़े बहुत लोग हैं उनको इंग्लिश सिखानी पड़ेगी। ये नहीं है कि ऊपर वालों को सिखा दो, नीचे वाले अपने आप सीख जाएंगे। तो ये आपको ध्यान रखना है कि किस घोषणा पत्र में निस्संदन सिद्धांत पर रोक लगा दी गई या उसको बंद कर दिया गया। तो वुड के घोषणा पत्र के बाद निस्संदन सिद्धांत यानी कि फिल्ट्रेशन थ्योरी को बंद कर दिया गया। तो वुड की संतुष्टि थी कि सरकार को प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में अधिक धन लगाकर प्रत्येक जिले में इसकी उचित व्यवस्था करनी चाहिए। देसी विद्यालयों में सुधार करें, निर्धन छात्रों के लिए छात्रवृत्ति की व्यवस्था की जाए ताकि ये उच्च शिक्षा की ओर अग्रसर हो सके। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उसके बाद वुड ने कुछ बोला है, और ये अगर आप लोग कहीं भी अगर आप लिखित या रिटन पेपर दे रहे हैं तो उसमें पॉइंट रखेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। वुड ने कहा कि अब हमारा ध्यान इस महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर केंद्रित होना चाहिए कि जिसकी अभी तक अवहेलना की गई है, अर्थात जीवन के सभी अंगों के लिए लाभदायक और व्यवहारिक शिक्षा। उस विशाल जनसमूह को शिक्षा किस प्रकार दी जाए जो किसी सहायता के बिना स्वयं लाभदायक शिक्षा प्राप्त करने में पूर्णतः असमर्थ है। कहने का आशय वही है कि जो निस्संदन सिद्धांत कह रहा था कि ऊपर वालों को दे दो, नीचे वाले उन्हीं से पढ़ लेंगे, ये गलत है। उनको स्वयं कैसे पढ़ाई उनकी होगी, ये इंपॉर्टेंट है। तो इस शिक्षा के नियोजित प्रसार हेतु वुड ने नियोजित शिक्षा विभाग की रूपरेखा तैयार की। उसके अनुसार प्रत्येक जिला स्तर पर जन शिक्षा विभाग की स्थापना की जाए, जिसका सर्वोच्च अधिकारी जन शिक्षा डायरेक्टर ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन हो। उसे सहायता प्रदान करने के लिए एक उप शिक्षा डायरेक्टर हो और निरीक्षक हो तथा सहायक निरीक्षक की नियुक्ति की जानी। तो जो एक हिसाब से जो शिक्षा विभाग बनेगा, कभी भी क्वेश्चन पूछा जाए कि शिक्षा विभाग बनाने की बात कब आई, तो वुड के डिस्पैच से आई। अब इसके अंतर्गत जो अधिकारी हैं उनको बनाने की बात कब आई, तो जब शिक्षा विभाग बनेगा तो उसमें अधिकारी भी बैठेंगे। तो जाहिर सी बात है वुड के घोषणा पत्र में ही ये सब बताया गया हुआ कि कौन डायरेक्टर होना चाहिए, कौन निरीक्षक होना चाहिए और किस प्रकार से उनके काम को बांटना चाहिए। अब बात आती है वुड के घोषणा पत्र की, जो आपको अक्सर परेशान करता है कि आखिर वुड के घोषणा पत्र में हुआ क्या था एग्जैक्टली। हम अगर उसको प्रस्तुत करना चाहें शॉर्टकट में तो क्या कहेंगे। तो मैं कुछ पॉइंट आपको बता रहा हूं कि सबसे पहली बात तो जो शिक्षा में प्रतिस्पर्धा थी वो बढ़ाई गई। शिक्षा में प्रतिस्पर्धा, ये एक शब्द जो है आप जोड़ सकते हैं अपने पॉइंट में। शिक्षा में प्रतिस्पर्धा का मतलब हो गया कि अब कंपटीशन बढ़ गया। उन्होंने कहा, जो वुड थे, चार्ल्स वुड थे, उन्होंने कहा कि इंग्लिश शिक्षा से ही सब कुछ संभव है और जो लोग इंग्लिश अच्छे से पढ़ लेंगे या इंग्लिश से संबंधित साहित्यों को पढ़ लेंगे उनकी नौकरी जल्दी लगेगी और उनको सैलरी भी ठीक ठाक मिलेगी। उस जमाने में जो लोग कृषि से जुड़े हुए थे, क्योंकि भाई भारत जो है मोस्टली कृषि से ही जुड़ा हुआ था, तो जिनके पास खेती ठीक ठाक थी या जिनके पास कम भी थी, उनको लगता था कि हम अपने भर का इंतजाम कर लेंगे, हमको कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन जब उन्होंने लाइफ स्टाइल देखी कि हाँ ये तो अंग्रेजी लाइफ स्टाइल है, ये हमारी लाइफ स्टाइल से ज़्यादा अच्छी है ना। आप कभी आज भी देखिए, हम उन देशों की आज भी नकल करना चाहते हैं जो हमसे अच्छे हैं, विकसित हैं। उन्हीं के जैसी चीज़ें लेना चाहते हैं, उन्हीं की गाड़ियाँ लेना चाहते हैं, उन्हीं की घरों की तरह घर बनाना चाहते हैं। हम कभी तुलना क्यों नहीं करते जो हमसे थोड़ा सा कमज़ोर हैं देश, उनके लाइफ स्टाइल को क्यों नहीं देखते? क्यों? क्योंकि उनके लाइफ स्टाइल को हम क्यों देखें? हर आदमी ऊपर उठना चाहता है।
तो वो लाइफ स्टाइल हमें अच्छा लगने लगा और हमने उसकी नकल शुरू कर दी। तो जब ये बात कही गई कि हम अंग्रेजी पढ़ने पर ही अच्छी सैलरी मिलेगी और जॉब मिलेगी, तो जाहिर सी बात है अंग्रेजी शिक्षा को प्रतिस्पर्धा मिलने लगी और लोग ज़्यादा से ज़्यादा अंग्रेजी शिक्षा के पीछे पड़ गए। बात करते हैं नंबर 2 पर, अगर पॉइंट आता है कि अंग्रेजी शिक्षा, ये भी एक पॉइंट अपने आप में है, अंग्रेजी शिक्षा। वुड घोषणा पत्र कितना भी अच्छा हो, कितना भी उन्होंने कहा हो कि नहीं नहीं आपको अपनी भाषा पढ़ने का भी मौका मिलेगा, लेकिन उनका कहीं ना कहीं उद्देश्य अंग्रेजी शिक्षा को बढ़ावा देने का था, लेकिन अच्छे तरीके से। थोपने का प्रोग्राम नहीं था, भाई जो पढ़ना चाहते हैं वो अंग्रेजी पढ़ ले। लेकिन जब बात आती है ना कि लाइफ स्टाइल चेंज हो जाएगी, आप आगे जाके जॉब कर सकते हैं, आप सरकारी कर्मचारी बन सकते हैं, उन्होंने एक ऐसा माहौल बनाया कि सरकारी जो गवर्नमेंट जॉब होगी वो बहुत अच्छी होगी। आज भी यही माना जाता है और होता भी यही है। तो क्यों अंग्रेजी शिक्षा के ही बेस पर हमें गवर्नमेंट जॉब मिलेगी? इस तरीके से एक माहौल बनाया गया और अंग्रेजी शिक्षा को बढ़ावा मिला। तो ये इसके दोष में भी मान सकते हैं, या आप उस समय के हिसाब से अगर देखें कि अंग्रेजी शिक्षा अंग्रेजों के लिए महत्वपूर्ण थी, तो ये इसके लाभ में भी काउंट हो सकता है। और हम बात करें तो रोजगार परक शिक्षा, अभी तक जो शिक्षा थी वो मूल्यों पर थी, है ना, तभी लोग ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लेते थे। आप कहते हो ना पहले भाई इतनी पढ़ाई क्यों नहीं थी लोगों के पास, क्योंकि शिक्षा का मतलब मकसद नहीं मिल रहा था एग्जैक्टली। कहते तो थे भाई आप पढ़े लिखे हैं तो आप दुनियादारी जानते हैं, आप समाज में रहना जानते हैं, आप चीज़ों को जानते हैं, और कहीं ना कहीं शिक्षा जो है वो धार्मिकता से जुड़ी हुई थी। अब रोजगार से जुड़ गई कि भाई आपको तो जॉब मिलेगी अब अगर आप पढ़ लोगे। तो हर आदमी रोजगार के लिए ही कुछ ना कुछ करना चाहता है, और जब शिक्षा उस रोजगार से जुड़ जाती है तो शिक्षा के प्रति एक नज़रिया बदल जाता है लोगों का। तो वुड ने वो नज़रिया लोगों का बदल दिया कि अब शिक्षा अगर आप ग्रहण करते हैं तो रोजगार के ऑप्शन आपके सामने खुल जाएंगे। दूसरा अगर आप पॉइंट रखें तो विदेशीकरण बढ़ गया है। आज जो भी हम कपड़े पहन रहे हैं, जो भी हम लाइफ स्टाइल है, कहीं ना कहीं उसका काफ़ी फर्क पड़ा है। अंग्रेजी साहित्य का ही फर्क है, जो अंग्रेजी संस्कृति का ही महत्व है, जो कि हम लोगों पर दिखाई दे रहा है। तो विदेशीकरण बढ़ाने का भी एक मकसद था कहीं ना कहीं। तो ये दोष में आएगा वुड के घोषणा पत्र के कि विदेशीकरण कर जो है बहुत आसानी से हो सकता था इस घोषणा पत्र के बाद। लेकिन कुछ फायदे थे, जैसे स्त्री शिक्षा जो कि जल्दी लोगों को नहीं मिलती थी स्त्रियों को, तो स्त्री शिक्षा को काफ़ी बढ़ावा मिला। और जब ये कहा गया कि भाई लोग जा रहे हैं कॉलेज पढ़ने तो स्त्रियों को भी भेजना चाहिए क्योंकि वो भी इस समाज का अहम हिस्सा हैं, तो यहाँ पर स्त्री शिक्षा को काफ़ी प्रचार प्रसार मिला, ये अच्छी बात थी। और अगर कुल मिला के बात की जाए कि हम मूल्यांकन किस प्रकार करेंगे इस चीज़ का, तो वुड का घोषणा पत्र एक ऐसा घोषणा पत्र था जिसने पूरी तरीके से शिक्षा व्यवस्था को बदल दिया। लोगों का नज़रिया शिक्षा के प्रति ये था कि हम शिक्षा ग्रहण करने की ज़रूरत क्या है। वुड ने उस नज़रिए को बदल के कहा कि शिक्षा ही ज़रूरत है। अगर आप आगे की ज़िंदगी कुछ अच्छा करना चाहते हैं तो आपको शिक्षा लेनी पड़ेगी, और ख़ास तौर से अंग्रेजी में लेनी पड़ेगी। तो ये था वुड का घोषणा पत्र, और इसकी डेट बहुत इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा। 1854 में ये लॉन्च किया गया था, और जो भी चीज़ें हैं यहाँ पर महत्वपूर्ण हैं। तो फिलहाल आज का विषय हमारा यहीं पे समाप्त होता है। आप लोग बताइएगा आपका ये वाला वीडियो कैसा लगा, और ऐसे ही भारतीय शिक्षा से संबंधित जो भी तथ्य हैं बाकी हम उनको आपके सामने लाते रहेंगे। आप लोग जुड़े रहिएगा सबलाइन क्लासेस से। थैंक यू वेरी मच।